नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे 24वां साल खिसकती जमीन और सरकते दीवार। देवभूमि उत्तराखंड में कांग्रेसी के हाथ से जमीन के साथ ही दीवार खिसकती दिखाई दे रही है। हुआ यूं कि भाजपा लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव के लिए अभी से पूरे दमखम के साथ लग गई है और इसी के तहत भाजपा ने प्रदेश भर में दीवार लेकर अभियान चलाकर दीवारों को भी भाजपा में कर दिया है। इतना ही नहीं, भाजपा देश भर में राममय माहौल बनाने के साथ ही ऐसी तैयारी कर रही मानो कि कल ही आचार संहिता की घोषणा होनी हो, जबकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के अधिकांश नेता इस समय सर्द हवाओं के बीच गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे हैं। वही भाजपा संगठन के साथ ही शासन स्तर पर पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में रंगी हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री धामी एक तरफ जहां पूरे प्रदेश भर में मेगा रोड शो कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न विकास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनता तक सरकार की विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर भाजपा ही देश और राज्य का विकास कर सकती है, इसका दावा कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के साथ ही तमाम बड़ी बैठकें कर आगे की रणनीति भी बनाई है, जिसके तहत पार्टी ने बड़े नेताओं की रैलियों के कार्यक्रम भी तय करने के शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी की 3 रैलियां होंगी, साथ ही 1 दर्जन अन्य नेताओं के कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की ऐसी तैयारी भाजपा की जीत के रथ को रोक पाने में कैसे कामयाब होगी? इससे आज हम कह रहे हैं 24वां साल खिसकती जमीन और सरकती दीवार। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव के लिए समय बेहद कम है। देश भर में राममय माहौल के बीच आदर्श आचार संहिता कब लग जाए पता नहीं, और भाजपा की तैयारी ऐसी चल रही है मानो कल ही राज्य में आचार संहिता लागू हो रही हो। उत्तराखंड में आलम यह है कि कांग्रेस के हाथ से जमीन के साथ ही दीवार भी खिसकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भाजपा की चुनावी तैयारियां अपने चरम पर हैं और राज्य में भाजपा ने प्रदेश भर में दीवार लेखन अभियान चलाकर दीवारों को भी भाजपामय कर दिया है। भाजपा ने सभी प्रमुख चौक चौराहों और सड़कों पर अब की बार 400 के पार का नारा चस्पा कर दिया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल कमजोर संगठन और आर्थिक संसाधनों के अभाव में जूझ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि वो भाजपा से किसी भी लिहाज से पीछे नहीं है। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि राज्य की 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी, जबकि भाजपा कांग्रेस के दावों को हवाई बताकर कांग्रेस की तैयारियों की मजाक बनाता हुआ नजर आ रहा है। आपका आंकलन हो सकता है, लेकिन हमारा आंकलन बहुत आगे है। हम भाजपा से कहीं पे पीछे नहीं है। हम पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं, जिस तरीके से पूरे प्रदेश को उन्हें छलने और ठगने का काम किया है, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज की, अंकिता भंडारी हत्याकांड है, अग्निवीर हैं, तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर हम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और भाजपा को निश्चित रूप से पछाड़ेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि इस प्रदेश की जनता बिल्कुल तैयार बैठी है और 2009 का इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। और ये एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। हम लोग निरंतर इसके लिए काम करते हैं। आज फिर इलेक्शन नज़दीक आया है तो हमारी बैठकों का दौर चल रहा है। हमने विस्तारक फील्ड में उतारने जा रहे हैं, जो हम हर समय करते हैं। और आगे की हमारी रणनीति है, हमको मात्र जीत नहीं चाहिए, भारी मार्जिन के साथ जीत चाहिए। और एक वातावरण जो उत्तराखंड बनाने में हमेशा सफल रहता है और जिसका प्रभाव पूरे देश में जाता है, वो वातावरण निर्माण हम लोग कर पा रहे हैं। तो मेरी एकमात्र पार्टी है जो 365/24/7 इस काम में लगी रहती है। आज भी हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस तो दूर दूर तक कहीं हमारे सामने दिखाई नहीं देती है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था समेत किसानों के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। इसी बीच कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का 15 जनवरी को राजधानी देहरादून में आगमन है। कुमारी शैलजा विधायकों, पूर्व विधायकों के साथ साल 2022 के विधानसभा प्रत्याशी रहे नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर मंथन करेंगी। इधर कांग्रेस अपने प्रभारी के आगमन की तैयारियों में जुटी है
उधर भाजपा पीएम मोदी की जनसभाओं के कार्यक्रम तक फाइनल करने वाली है। फरवरी आखिर तक 1 दर्जन केंद्रीय नेताओं की जनसभाओं के कार्यक्रम तय हो रहे हैं। बूथ से लेकर प्रदेश तक सम्मेलनों, संपर्क अभियानों के जरिए वह चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। इसके विपरीत कांग्रेस की तैयारियां बयानबाजी और पार्टी दिग्गजों के कुछ दौरों तक ही सीमित है। देखिए, हमने 5 लोकसभाओं में जो है कोऑर्डिनेटरों की घोषणा कर दी है। जो चुनाव में प्रबंधन का काम देखेंगे, किस जगह क्या कमी है, क्या वहां पर मजबूती करनी है, क्या अन्य उपाय करने हैं। निश्चित तौर पर कोऑर्डिनेटर जमीनी स्तर पर जो है इस चीज़ की मॉनिटरिंग करेंगे और लोकसभा चुनाव में कोई कोर कसर न रहे, उसके लिए व्यापक तैयारियां कांग्रेस पार्टी कर रही है। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। फ्रंटल संगठनों को जो है जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। तो इस बार मतलब किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी और जो जनहित के मुद्दे हैं वो कैसे आम मतदाता तक पहुंचे, उस पर व्यापक रणनीति बन रही है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए अब समय बेहद कम है। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों की तैयारी तेज हो गई है। हालांकि इन तैयारियों में भाजपा सभी विपक्षी दलों को पीछे छोड़ चुकी है। वहीं भाजपा ने विपक्ष के मजबूत बूथों पर भी सेंधमारी की योजना बनाई है। साथ ही जीत के लक्ष्य को भी बढ़ा दिया है। वहीं इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री समेत तमाम दिग्गज नेताओं की चुनावी रैलियां भी कराने की तैयारी की जा रही है। इसके विपरीत कांग्रेस की तैयारियां बयानबाजी और पार्टी दिग्गजों के कुछ दौरों तक ही सीमित है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ऐसी तैयारियों के बीच भाजपा का मुकाबला कर पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो बीजेपी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में तैयारियों के मामले में सबसे आगे नजर आ रही है। ऐसे में विपक्षी दलों की तैयारियां कैसे बीजेपी को चुनावी शिकस्त दे सकती हैं, ये तो देखना होगा। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कैसे विपक्ष सत्ता पक्ष को जो मुद्दे हैं उनको लेकर घेरेगा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तैयारियां कर रही है बूथ स्तर पर या प्रधानमंत्री की रैलियां हो, इन चीज़ों का तोड़ कैसे कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल निकालेंगे। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नवीन प्रशाले जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष नौटियाल जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से, और मीनाक्षी खेड़ियाल जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ गए, और राजेंद्र पंत जी प्रदेश अध्यक्ष आरआरपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और शुरुआत आशीष नौटियाल जी आपसे करूंगी मैं, क्योंकि बीजेपी की तैयारियां जो हैं वो दिख रही हैं, चाहे वो उत्तराखंड को राममय करना हो या राममय माहौल क्रिएट करना हो, या फिर बूथ स्तरों पर तैयारियां करना हो, चाहे पन्ना प्रमुख बनाना हो, चाहे जन जन तक जो भी योजनाएं हैं उनको पहुंचाना हो। बीजेपी तैयारियों में आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष की क्या भूमिका होने वाली है, कांग्रेस की क्या भूमिका होने वाली है, कांग्रेस ने क्या रूपरेखा तैयार की है, और किस तरीके से जो अंदरूनी कलह है उसको ख़त्म करते हुए जनता के बीच में जाने की तैयारी है। मैडम देखिए, दीवालों को खराब करना, एक तरफ तो आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए दीवार में पेंटिंग करने पे लगाए, और दूसरी तरफ आप दीवालों को खराब कर रहे हैं, और उसके बाद इसको हम तैयारी बोल रहे हैं। तैयारी होती है, तैयारी क्या होती है? तैयारी ये होती है, आशीष जी कैसे खराब कर रहे हैं? मुहैया कराएं। तैयारी ये होती है, तैयारी ये होती है, एक महिला जो रो रो के बोल रही है कि धामी मुझे तेरे पे विश्वास नहीं है, उसको न्याय देना तैयारी, इसे तैयारी बोलते हैं। तैयारी इस बात को नहीं कहते आप पूरी दीवारें खराब कर रहे हैं, दीवारों में पेंट कर रहे हैं, ये तैयारी तो कोई भी कर लेगा। दीवारें खराब करने से तैयारी होती है, आपके किए गए कार्य आपकी तैयारी। चलिए मैं कह रही हूँ दीवारें खराब ही कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं कर ली? थोड़ी आप भी खराब कर दीजिए। हम इस तरह की तैयारी हम क्यों करें? अगर तो किस तरीके की तैयारी? मैं उसी तैयारी पर आना चाहती हूँ आशीष नौटियाल जी। मैं फिलहाल आज ये नहीं जानना चाहती हूँ कि बीजेपी क्या कर रही क्या नहीं कर रही, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस क्या कर रही, आप क्या कर रहे हैं, आपका संगठन क्या कर रहा है? देखिए मैडम, संगठन अपना काम कर रहा है, और पार्टी का जो मेन काम होना चाहिए हर वर्ग का साथ देना। उत्तराखंड के अगर हम लोग हैं तो उत्तराखंड के अंदर अगर कोई समस्याएं हैं, उन समस्याओं में उनके साथ खड़ा रहना, उनको ताकत देना,
ये हमारा काम है। इस तरह काम नहीं है। आप बताएं, परसों ब्रिजेश नेगी जो इनको सपोर्ट कर रहा है गीता हत्याकांड में, उनके ऊपर केस लगा दिए जाते हैं और उनकी वाइफ का ट्रांसफर किया जाता है, तो तानाशाही वहां दिखती है। हम उनके साथ खड़े हैं, हम युवाओं के साथ खड़े हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हम इनकी समस्याओं को उजागर, संगठन का काम तो ठीक है, हम वो पन्ना प्रमुख बना रहे हैं, हमारे भी सब बने हुए हैं, और हमारे कांग्रेस के साथ तो लोग कांग्रेस की विचारधारा के कारण है। आज जो जितना वर्ग जो पेंशन के लिए सड़कों पर खड़ा है, वो सब कांग्रेस के साथ खड़ा है। हमारे साथ जनता है। ठीक है, एक मिसमैनेजमेंट की वजह से हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए, या आपके ईवीएम की वजह से हम चुनाव नहीं जीत पाए, ये चीज अलग है। जनता को पता है वो कौन है जो हमारे लिए काम कर सकता है, कौन है जो देश के लिए काम कर सकता है। जनता सब जानती है, और हम अब जनता के हर मुद्दों पे जनता के साथ खड़े हैं। ये हमारी तैयारी है, ना कि दीवालों को पोत देने को हम तैयारी कहेंगे, कोई तैयारी नहीं करी जाती। और जिस तरह ये तानाशाही रवैया अपनाकर तो अपने विपक्ष के ऊपर केस करने का काम करते हैं, कहीं उन्हें परेशान करने का काम करते हैं। अभी एक डिबेट में, अभी इससे पहले मैं था, वहां कह रहे थे कि विपक्ष को तो जो है सड़कों में बैठ जाना चाहिए, कि ईवीएम हटाओ सड़कों में बैठ जाएं। ये लोग तो यही चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले तो यही चाहते हैं कि विपक्ष जो है चुनाव छोड़े, अपना कहीं बैठ जाए और अपने नारे लगाता रहे, और हम जो है चुनाव की तैयारी करते रहे, सब दीवारें पोतते, कोई दीवारी ना छोड़े इनके लिए। तो ये कोई तैयारी नहीं होती है। हमारा संगठन पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है, और इस बार तो मैडम देखिए 60% वोट हमारे साथ है। पूरा विपक्ष जो है एक साथ इस तानाशाह को हटाने के लिए देश से एक साथ खड़ा है। आशीष जी देखिए, आशीष जी, मोदी जी की रैलियां प्रस्तावित कर ली बीजेपी ने। मोदी जी की रैलियां होंगी और 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की रैलियां जो है वो प्रस्तावित है। अभी आपको ये, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राहुल गांधी भी क्या रैली करने आएंगे उत्तराखंड? मैडम, राहुल गांधी जी का अपना देश है, अपना राज्य है, और वो निश्चित आएंगे। और हम, ऐसा नहीं कि बीजेपी ने रैली प्रस्तावित कर दी तो हम भी तुरंत उनके पीछे पीछे हम भी बोल दें कि हमारी 20 तारीख को होगी। निश्चित राहुल गांधी जी जब होगा समय, निश्चित यहाँ आकर, जब हम लोग उन्हें बुलाएंगे, वो निश्चित यहाँ आएंगे और रैलियां भी होंगी। और चुनाव तो देखिए, चुनाव सबके लिए है, इनके लिए भी है तो हमारे लिए भी है। ठीक है, हम लोग भी अपने सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारी यात्राएं चल रही हैं। और राहुल गांधी जी इतनी मेहनत से, आप देखिए पिछले 1-2 साल के अंदर किस तरह से हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर चेंजेस आए हैं, और किस तरह से हम सब लोग आज एक साथ होकर इन तानाशाहों को हटाने के लिए, जिन्होंने आज देखिए मैडम, ये तो जनता का क्या भ्रम में समझ नहीं आता, किस तरह इन्होंने लोगों को सिखाया। इतना धर्म गुरुओं का अपमान कर रहे हैं ये लोग, तो उसके बाद भी बड़े छाती चौड़ी करके, कॉलर ऊंचे करके घूम रहे हैं कि हम ही सब जो है ज्ञाता हैं किस तरह पूजा पाठ की जाए। तो इन तानाशाहों को जनता जरूर सबक सिखाएगी, और कांग्रेस पार्टी की तैयारी कहीं कम नहीं बना। आप देखें, इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं, सीट का बंटवारा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और पहले ही हम घोषित नहीं कर सकते अपना प्रत्याशी घोषित इंडिया गठबंधन करेगा, तो उस पर जल्दबाजी करने की हमें अभी कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी ने कहा अपना प्रत्याशी घोषित किया है। चलिए ठीक है, आगे वापस आएंगे आपके पास। हेमा भंडारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। हेमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? बीजेपी तैयारियों में आगे है, आम आदमी पार्टी किस तरीके से चुनावों की तैयारियों में लगी हुई है? क्या गठबंधन के दिशा निर्देश तय कर लिए गए हैं? चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, या किस आधार पर लड़ा जाएगा? उत्तराखंड में क्या भूमिका होगी आम आदमी पार्टी की, या कांग्रेस को ही फ्रंट फुट पर रखा जाएगा? देखिए यशी जी, जो आम आदमी पार्टी है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और सीट शेयरिंग को लेके हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन बातचीत चल रही है, कुछ में फाइनल भी हुआ है, कुछ बातचीत चल रही है। और जैसे हमें दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसी हिसाब से जो है आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरेगी, चुनाव लड़ेगी। जहां जहां पर सीटें मिलेंगी वहां पर जो है चुनाव दमखम के साथ लड़ेगी। जहां पर सीटें नहीं होंगी वहां से जो है वहां के जो वॉलंटियर्स हैं वो उन क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, और जहां इंडिया गठबंधन से कांग्रेस लड़ेगी तो वहां पर कांग्रेस का साथ दिया जाएगा। और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के पास 9 साल का कोई हिसाब तो है नहीं, तो अभी रंगाई पुताई करके जनता को लुभाने की जो कोशिश की जा रही है, और क्योंकि इनके पास 9 साल में कोई विकास का मुद्दा तो है नहीं, इनके पास तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट में क्या रह जाता है कि बॉर्डर के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति इनके पास रह जाती है।
और जहां तक राम मंदिर है, देखिए राम मंदिर 140 करोड़ लोगों की आस्था का प्रतीक है। देश में ही क्यों, विदेश में भी जो है श्री राम जी को बहुत माना जाता है, पूजा जाता है। तो ये जिस तरह से चुनाव का उसे हथकंडा बना रहे हैं कि श्री राम जी बेड़ा पार करेंगे और जो है हम रंगाई पुताई करेंगे, चुनाव से पहले ही जिस तरह से ये मतलब घुमाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को। जनता सब जानती है, रंगाई पुताई से नहीं, दिल में है। राम तो सबके दिल में है और श्री राम जी शुरू से थे, सतयुग से, और अब सबके दिलों में है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास आज जनता के पास जाने के लिए कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं है। मतलब इनके पास विकास को कहने को नहीं है। आम आदमी पार्टी जहां पर जाती है अपने विकास के काम को लेके जाती है, जहां पर चुनाव लड़ेगी विकास के कामों को लेकर लड़ेगी, दिखाई जनता को बताएगी कि विकास काम किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां जहां जाएगी वो धर्म की राजनीति करने और बॉर्डर की राजनीति करने। अब मोदी जी के नाम पे यहाँ कब तक जीतेंगे? मोदी जी के नाम पे खुद से यहाँ पर काम किया होता यहाँ के सांसदों ने तो जनता उनको पसंद करती देती, लेकिन जनता सब जान रही है और उनको ज्यादा घुमाया नहीं जा सकता। तो इनका चाल चरित्र, चेहरा धीरे धीरे जनता को समझ में आ रहा है। ठीक है। मीनाक्षी घड़ियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूकेडी के प्रवक्ता है। मीनाक्षी जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? विपक्ष की तैयारियां क्या हैं, या जो तैयारियां चल रही हैं उनको लेकर भी क्या कुछ कहना, और बीजेपी जिस तरीके से तैयारियां कर रही है उस पर भी रिएक्शन? जी अभी आपका इसमें देख रही थी, तो हमारे एक विधायक हैं विनोद चमोली जी, उनका मैं वक्तव्य सुन रही थी। उनका कहना था कि 365 24/7 हम लोग चुनावी मोड में रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी मोड तब होता है जब चुनाव आते हैं, लेकिन हमने देखा है कि भाजपा सिर्फ चुनाव प्रचार में ही अपना समय बर्बाद करती है, जबकि इसे काम करना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि 5 वर्षों में भाजपा कोई काम नहीं करती है, लेकिन हमेशा किस प्रकार से अपने चुनावी मोड, जो आप समझ रहे होंगे कि चुनावी मोड का अर्थ है कि किस तरह जनता के सामने छोटी सी बातों को बड़ा बनाना और किस तरह से अपने कामों को जो कि नहीं किए हैं उन कामों को जनता के सामने प्रचार के माध्यम से दर्शाना, और जो हम दीवारों में रंगाई पुताई करके जो भी बात हम ये रंगाई पुताई की बात कर रहे हैं, इससे जनता के सामने अपनी प्रेजेंस शो करना। क्योंकि काम में तो हम लोग अगर देखा जाए धरातल पे, तो भाजपा के द्वारा कोई भी कार्य हुआ नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं कि राम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि राम में पूरा इन्होंने माहौल कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है कि राम, तो ये तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के सामने ये अयोध्या मंदिर बन रहा है। लेकिन जिस प्रकार से राम का राजनीतिकरण किया जा रहा है वो बहुत दुखद है कि राजनीति के लिए, क्योंकि आपके चुनाव आने वाले हैं, तो आप इस तरह से हर जगह पे राम 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 कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप राम के आदर्शों को कितना अपना रहे हैं। अगर हम सिर्फ उत्तराखंड की बात करें, तो हमारी तो उत्तराखंड की बेटी जो अंकिता भंडारी है, उसके लिए हम लोग न्याय की आवाज उठा रहे हैं, उसके वीआईपी का नाम पूछ रहे हैं। लेकिन आप अपने प्रचार में इतना व्यस्त हैं, आप अपने चुनावी मोड में इतना व्यस्त हैं कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उत्तराखंड राज्य के अंदर क्या हो रहा है। आप देखिए कि हमारे जो पहाड़ों पे गुणी बांदर हमारे को बाघ खा रहे हैं, हमारी नौकरियां हमसे छीनी जा रही हैं। लेकिन ये सब चीजें इन भाजपा के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा के लिए ये चीजें जो है सिर्फ जनता के लिए, ये सिर्फ विपक्ष का इनका मानना है कि ये विपक्ष द्वारा उठाए गए कुछ सवाल हैं जो कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि ये जिस प्रकार से धर्म की राजनीति, जिस प्रकार से दिखावे की राजनीति, प्रचार की राजनीति कर रहे हैं, तो इन्हें राज्य के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज हैं, बेरोजगार सड़कों पर हैं, बच्चियां मर रही हैं, औरतें घास लेने जाती हैं तो उन्हें बाघ खा जाते हैं, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इन लोगों के लिए। क्योंकि जब अंकिता भंडारी के समय पे हम लोग सड़कों पर बैठ के आवाज लगा रहे थे कि वीआईपी कौन है, इनको सजा दीजिए, और ये जो भाजपा के जिन लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगे हैं, प्रकरण जिन्होंने इसको अंजाम दिया है इस कत्ल को, उन लोगों को सजा दी जाए। लेकिन हमने देखा था कि धामी जी अपने चुनाव प्रचार के लिए राज्य से बाहर गए हुए हैं। तो इस तरह का कितना संवेदनशील हम देख सकते हैं कि भाजपा सरकार है उत्तराखंड के मुद्दों को लेके। और जो इनका चुनावी मोड का जो
हर नेता इनका यही बात करता है कि हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। अरे आप चुनावी मोड में रहिए, आप जहां मर्जी रहिए, आप जो मर्जी करिए, लेकिन उत्तराखंड की समस्याओं को एटलीस्ट उन पे भी तो नजर डालिए। लोकार्पण शिलान्यास आज जाके आप कर रहे हैं, जबकि चुनाव आने वाले हैं तो आप लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन आपने जनता से पूरे 5 साल टैक्स वसूला है इस लोकार्पण और शिलान्यास के काम के लिए। आपको तो पूरे 5 साल काम करना चाहिए था, आप सिर्फ चुनाव के टाइम पे आके लोकार्पण और शिलान्यास कर देते हैं, रैलियां निकाल देते हैं। और दूसरी बात, इनसे ये पूछिए कि ये जो दीवारों पे रंगाई पुताई कर रहे हैं, ये जो सड़कों पे रोड शो कर रहे हैं, इसका पैसा कहाँ से निकाल रहे हैं? ये जनता का पैसा ही है ना जो सड़कों पे बर्बाद कर रहे हैं। इस पैसे को इस्तेमाल करना चाहिए था जनता की भलाई के लिए, जनता के कामों के लिए, लेकिन ये सारा का सारा पैसा सिर्फ इन चीजों में उड़ाते हैं और प्रचार करने में उड़ाते हैं, अपनी शक्लें चमकाने में लगाते हैं, और इनका सिर्फ यही काम होता है। तो मुझे लगता है कि भाजपा को थोड़ा सा संवेदनशील होकर राज्य के मामलों पे भी गंभीरता से देखना चाहिए और उस पर एक्शन करने चाहिए। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास मीनाक्षी जी, और यहाँ पर हमारे साथ राजेंद्र पंत जी जुड़ चुके, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय रीजन पार्टी से। राजेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और बीजेपी की तैयारियां काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं। नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव, इन दोनों की तैयारियों में बीजेपी लग चुकी है। विपक्ष खुद को कहाँ देखता है, या अन्य तैयारियों को लेकर विपक्ष खुद को कहाँ पाता है? ऐसे में यूकेडी का क्या रोल है? यशी जी, आपके पैनल में बैठे हुए समस्त महानुभाव एवं आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। यशी जी, उसमें मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसमें कोई डाउट नहीं है कि देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी है और उनके पास संगठन नहीं है। आपने कभी बार भी देखिएगा कि हरीश रावत जी एक बहुत बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन उनके पास संगठन नहीं होने की वजह से कई बार वो हार जाते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने एक संगठन लेवल में काम किया है और उसी लेवल में आज हम अपनी पार्टी राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी में भी हम काम कर रहे हैं। हम उत्तराखंड प्रदेश के समस्त 16,695 गांव, 110 तहसील, 95 ब्लॉक, हम इन एक एक व्यक्ति को जाकर के यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि संगठन जहाँ पे है तो वहाँ पे मजबूती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा संगठन बना रखा है, वो पूरे देश में बना रखा है। उनकी आरएसएस की और ये सारी चीजें जो होती हैं तो संगठन में लोग अच्छे से काम करते हैं। बात रह जाती है चुनाव की, तो चुनाव में इस बार थोड़ा सा उत्तराखंड प्रदेश से मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे नवीन जी बैठ रखे हैं और वो भी एक अच्छे लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं लगातार कहता हुआ आया हूं कि जब आपको पूर्ण रूप से जनता ने आपको आशीर्वाद दिया था, आपको पूरी सत्ताएं दे दी, केंद्र में दे दिया, राज्य दे दिया, राज्यसभाएं दे दी, सब कुछ दे दिया, तो आपको जैसे अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच में आपको क्या फर्क पड़ रहा था? आपके 2 लीडर 3 लीडरों का अगर नाम आ भी रहा है तो उनको हटाइए ना अपनी पार्टी से। क्यों चाहिए आपको ऐसे आदमी? आपकी क्या ऐसी मजबूरी है कि जो आप गलत आदमी को अपनी पार्टी में जोड़ रहे हैं? आप तो साफ सुथरी पार्टी हैं। मोदी जी जब आए थे तो बहुत अच्छे तरीके से आए थे, उन्होंने बोला था कि हमारी पार्टी दूध की धुली है, ये सब चीजें हैं। तो वो इनके लिए बहुत बड़ा, आज उत्तराखंड के लिए सबसे ज्यादा आज की डेट में वोट से ज्यादा महत्वपूर्ण अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच है। और ये हम ये भी उत्तराखंड के निवासी हैं, मैं भी यहीं का रहने वाला हूं, तो ये भी जानते हैं कि कितना बड़ा दुख भरा शब्द है। दूसरी बात यह है कि बेरोजगार छात्र जब घंटाघर में अपनी मांग को लेकर बैठे थे, उनको लाठीचार्ज ना करने के बजाय इतना बड़ा संगठन था, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर ने ये नहीं कहा कि यार इस पे लाठी मत चलाओ, ये हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, यहाँ पे हम लोग जाकर के इनसे बात करते हैं, इनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करो, इनको अपने घर भेजो, इनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था करो। ये कहने के बजाय लाठियां बरसा दी गई। ये क्यों? आखिर इस छोटे से प्रदेश में ये करने की क्यों जरूरत आई? 5 सांसद है मात्र, और 5 सांसद अपनी सांसद निधि को इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। 10-10 करोड़ की निधि फालतू बची हुई है जो वापस लैप्स जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्या उत्तराखंड प्रदेश में विकास पूरा हो गया? क्या पहाड़ों से पलायन खत्म हो गया? क्या पहाड़ों में अस्पतालों की व्यवस्थाएं हैं? क्या पहाड़ों में स्कूल की व्यवस्थाएं हैं? क्या पहाड़ों में रोजगार है? यशी जी, उत्तराखंड प्रदेश में खाली देहरादून तक सीमित हो गया ये प्रदेश, और उसके बाद आए दिन जो भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है, जो जमीनों का खेल खेला जा रहा है, जो यहाँ पे इस समय तो ये हालत, इस प्रदेश की हालत है, यहाँ पे एक तरीके से लूट कोहराम मच रखा है। अगर हम अच्छे संगठन के साथ अगर इन सारी चीजों को लेके जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को वोट में नुकसान होगा, वोट में जरूर नुकसान होगा। ये चीजें अच्छे से लेकर कैसे जाएंगे, यही तो बड़ा सवाल है
कि जनता तक चीजें नहीं पहुंच पा रही। खैर, विस्तार से आगे बातचीत करेंगे, नवीन प्रशाले जी का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। और मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवीन प्रशाले जी का रुख करना चाहेंगे, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवीन जी, बीजेपी चुनावी मोड में रहती है, ये बहुत प्राउडली ये बात बीजेपी कहती है कि हम 24/7 365 दिन और जो कुछ भी है, हर मिनट, हर सेकंड, हर घड़ी चुनावी मोड में रहते हैं। लेकिन सिर्फ चुनावी मोड में रहने से क्या फ़ायदा अगर जनता का भला नहीं हो रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं बीजेपी उन पर बात नहीं करती। एक और जहाँ आप स्मार्ट सिटी का दावा कर रहे हैं तो वहीं आप दीवारों को रंगने का काम कर रहे हैं, दीवारों पर रंगाई पुताई का काम चल रहा है, तो दीवारें क्यों खराब कर रहे हैं आप? विपक्ष कह रहा है आप तो सफाई का काम करते थे, तो आप खराब करने का काम क्यों कर रहे हैं? अनम्यूट कीजिएगा। यशस्वी, भारतीय जनता पार्टी निस्संदेह किसी भी समय किसी भी चुनाव को लड़ सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सिस्टमैटिक पार्टी है। यहाँ पर सिस्टम है, यहाँ पर संगठन की अलग अलग विंग हैं, सरकार अलग काम करती है, संगठन अलग काम करता है, अनुषंगिक संगठन अलग काम करते हैं, बहुत सारे संगठन अपने अपने काम करते हैं। तो हमारे लिए चुनाव लड़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि धरातल तक, पन्ना प्रमुख तक जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगातार समर्पित भाव से काम करते हैं। अब बात है जहां पर काम की बात आप कर रहे हैं कि काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, आप ये देखिए कि जो कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, आज वो सारे दल मिलकर एक हो रहे हैं। ये मोदी जी की ताकत है, ये भारतीय जनता पार्टी की काम की राजनीति है कि परिवार और पार्टी को बचाने के लिए आज किस तरह से गठबंधन बनाया जा रहा है, और वो गठबंधन भी पूरा नहीं हो रहा, किस तरह से उसमें फूट पड़ रही है और किस तरह से कांग्रेस उस गठबंधन से साइड किनारा कर रही है। आज जब उनका समय था प्लानिंग करने का, सीट का बंटवारा करने का, तो ऐसे समय में कांग्रेस कभी न्याय यात्रा के बहाने, कभी कुछ बहाने उनसे किनारा कर रही है। और हाल यहां तक है कि केसी त्यागी जी का परसों बयान था, एक मुख्य घटक दल इस इंडी गठबंधन का है, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी से हम डरे हुए हैं, कांग्रेस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, कुछ करे। तो हाल यह है, और इसमें आप कहते हैं कि काम नहीं हुआ। अगर काम नहीं हुआ तो पांचवी अर्थव्यवस्था कैसे बनी भारत की? आपने देखा होगा कि मोदी जी ने उन प्रश्नों को जो हमेशा कांग्रेस ने ताले में बंद कर देते उन अच्छा, ये बताइए नवीन जी, मोदी जी मुद्दा है या उत्तराखंड की जनता मुद्दा है? फिलहाल यहाँ पर उत्तराखंड के विकास की बात हो रही है या नहीं? मोदी जी ना मोदी जी मुद्दा है, ना उत्तराखंड की जनता मुद्दा है। मुद्दा है विकास, और विकास के एजेंडे को सबसे आगे। और कहाँ का विकास? कहाँ के विकास की बात कर रहे हैं हम? देश के विकास की बात कर रहे हैं या उत्तराखंड के विकास की बात कर रहे हैं? उत्तराखंड के विकास की बात कर रहे हैं यशी जी, केंद्र सरकार की बात हो रही है। आप देख सकते हैं, अगर मोदी जी ने स्वच्छ भारत की ठीक है। नवीन प्रशाले जी, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस पर आगे भी बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि गुजरात समिट का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। I was introduced over a table of dinner we were having with High Commissioner Uganda, and she was Kukra Mausi, isn't it? Kukra Mausi, and I told her that Mausi, in our Haryana, mother's sister is called Mausi. On the day, it was just like a talk that mother's sister is Mausi, and now I am surprised to know that Africa's mother, she is Mama Dr. Sunanda Rajendran. So I met mother and mother's sister both. On the dais, General Secretary IACCI Dr. Sunanda Rajendran ji, Shri Pranav Parekh ji, Deepak Sood ji from ASSOCHAM, His Excellency Desire Shom, Ambassador Burkina, His Excellency Gabriel Mangale, Ambassador Botswana, all the friends from South Africa and here in this program, all the friends from media, ladies and gentlemen.
I welcome you all on behalf of my government and the people of Haryana. I welcome you all to the land of PPP. That is not just public-private partnership, but this is a new definition PPP for Haryana by virtue of its quality. That's the land of karma, is a land of possibilities, land of potentialities, and land of prosperity. Today, the world is at crossroads of transformation. New technology and digital interfaces are creating a world which is opening both the new opportunities and challenges. New processes and new products are opening the ways of economic developments. People and human values are always at the center of development and progress. Therefore, we also need to give impactful thought by mutual engagements, which will have far-reaching effects on the people and economy of Africa and states like us. Dear friends, a welcome result of these engagements will reflect on the globe. The world will be flatter. Those who can take advantage of this will be able to make more progress. There will be fundamental changes in industrial production, design and manufacturing. Digital platforms, automation and data flows are reducing the importance of geographic distances. When digital platforms, e-commerce and marketplaces connect with such technologies, a new type of industry and business leaders will emerge in the developing society. The way and the speed which the technology moves is becoming a landmark which was never before recorded in human history, and it is clear that whatever happens will be deep and remarkable. As such, I believe that our discussion in this Africa seminar, Africa the Net Frontier and Scope for India, at Vibrant Gujarat Summit will help us, all of us, to create a new association, Haryana Africa Ties for Socio-Economic Development. An important question will be the types and opportunities of employment. As far as we can see, traditional manufacturing will continue to be a major source of employment for our youth. On the other hand, it will be very important for our human resources to bring changes in their lives by enhancing their skills. Therefore, our approach and policies towards education and skill development will have to change rapidly. School and university curriculum have to be designed in such a way that they can prepare our youth for the future. We are the land of experiments, and our Vishkarma Skill University Haryana, which is in close boundaries of New Delhi, has been launched for this purpose. Its aim is to provide relevant technical and vocational skills to our youth and make them employable. We have to be very careful that the rapid changes coming in the field of technology can at least find a place in the courses at the same pace. In this industrial revolution, talent will be more important than capital. High skill but temporary work will be a new phase of employment. Therefore, we need to focus and invest equally in the development of human capital as in economic development. Proper utilization of new opportunities can, on the one hand, make the job seekers to job creators. My government's emphasis is on ensuring that women, men, youth and all sections of society have equal access to affordable and quality technical, vocational trainings, agricultural and higher education and all government schemes. Friends, my government believes in ACT, that is accountability, communication and transparency in the system. Accountable governance system by providing a tool, right to service by auto appeal system. Consistent and continuous dialogues for effective communication by setting a communication protocol, brainstorming to decision making.
transparent system by setting digital systems in existing systems. Deployment of last person in the queue is our motto. The portability of social security benefits will ensure mobility of skilled and employable workers in the digital age. We had created another PPP, that is Parivar Pehchan Patra, that means family ID for all Haryana citizens, to ensure the benefits of the scheme for the society. Technology has become the biggest disruptor in today's time. Technological innovations and digital inventions can help the better service delivery, increasing productivity levels and better management of relevant issues. Our experience in Haryana has been amazing in this regard. Compliance of various laws, social security, health insurance and direct payment of many government schemes to the beneficiaries are examples of the better delivery for technology. Globalization and migration from such disruption will have to be better managed through multilateral coordination and collaboration. I with my team here ready to work closely with you on all the themes of multidimensional development of people and the state together. In this regard, we may share best practices and policies together. Friends, every single day Haryana is growing, as mentioned by Dr. Rajendran ji. Our clear vision is to serve the society, political will, new governance, empathy for last person in line, empowerment and partnerships with stakeholders of the socio-economic development will be the keywords to drive future success. As we know, there are basically 4 ways of commuting, that is highways, railways, airways and waterways. We have added a ways of commute and bringing the lands closer that is highways, that is information technology ways, as is spotted in my early phrases. Today we all together are adding new ideas of fast growth through this Africa Focus Seminar at Vibrant Gujarat 2024. Therefore, dear friends, Africa will be at the top of our priorities. We will continue to intensify and deepen our engagement with Africa. As I have shown, it will be sustained and regular. Our development partnership will be guided by our priorities. We will build as much local capacity and create as much local opportunities as possible. It will be on our terms that will be comfortable for you, that will liberate your potential and not constrain your future. We will keep our markets open and make it easier and more attractive to trade with Haryana. We already have a significant trade and businesses with Africa and we will support our industry to work in Africa. We will harness Haryana's experience with the digital revolution to support Africa's development, improve delivery of public services, extend education and health, speed digital literacy, expand financial inclusion and mainstreaming of marginalized. Africa has approximately 60% of world's arable land, but produces just around 10% of the global output. But at the same time, we at Haryana constitutes 1.5% of India's area, whereas yet contributes 15% of India's agricultural produce. We will work with you to improve Africa's agriculture by long-term engagements in sharing and implementing the best practices in this sector. Our continued and unconditional partnership will address the challenges of climate change also. We will work with you. The people of Haryana and Africa have a lot in common. Our history of struggle, our basis of culture, our lifestyle, our family system, our needs, our capacity, our vision to see the globe, our intent and nature to serve the society are similar, and thus we should integrate as a partner of sustainable socio-economic development. The world needs cooperation and not competition.
We are always there for mutual cooperation and coordination. We all must work together to ensure that Africa is becoming a nursery for the aspirations of Africa's youth and our Haryanvi diaspora there. My dear friends, in this economic world, the people intends for the currency only. Haryana is the land of Gita, you know, and Haryana is the land of karma also. My idea is to consider the human element along with the business or economic aspects. And hence, out of various models of businesses, as we know, are B2B and G2G and B2G, etc. But we believe in H2H model. H2H model of working is heart-to-heart approach. We have heart-to-heart approach. We will welcome you whenever you come to Haryana. Red carpet will always be waiting for you. I welcome you all to utilize this opportunity. Our experience with Africa says, and I strongly believe, that such Africa seminar, Africa the net frontier and scope for India, may turn to strong Haryana-Africa ties, which will set new definition of collaborations and mutual growth. और गुजरात के गांधीनगर से ये तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि गुजरात समिट का यहां पर आयोजन किया गया था और महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। और बढ़ेंगे देवभूमि की दंगल की तरफ, और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी कितनी तैयारियों में आगे और साथ ही साथ विपक्ष की क्या भूमिका रहने वाली है और विपक्ष किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयारियां कर रहा है। लोकसभा और निकाय चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने बहुत पहले से शुरू कर दी थी, लेकिन विपक्ष की तैयारी क्या है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। नवीन पिशाली जी बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ पड़े हुए हैं। नवीन जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप? जी एक्चुअली बात काम की हो रही थी और मैंने कहा कि मोदी जी के काम के सापेक्ष जो ताकत है आज, उसको निपटने के लिए कांग्रेस और अन्य दल जो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे। नहीं नवीन जी, बात हो रही थी उत्तराखंड की, बात हो रही थी उत्तराखंड की जनता की, और बात ये है, एक सेकंड रुकिए नवीन जी, बात ये है कि भाई मैं हमेशा से पहले भी कई बार ये बातचीत हो चुकी है और इस पर हम हमेशा कहते आए हैं कि जनता आपसे स्थानीय मुद्दों पर बात करेगी, आपसे सवाल पूछेगी। जो तमाम मुद्दे हैं या जो काफ़ी लंबे समय से मुद्दे चले आ रहे हैं, जिन पर राजनीति कहीं ना कहीं डिसाइड हो रही है एक लंबे समय से, भू कानून हो या फिर जो अन्य मुद्दे हैं, राजधानी का मुद्दा हो, ये तमाम चीज़ें जो एक लंबे टाइम से चली आ रही हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं देखिए ये माना जा रहा है कि जनता आपसे ये सवाल पूछेगी। क्या इन जनता के सवालों के लिए तैयार है बीजेपी? क्या जवाब देंगे आप उनको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के हर सवाल के जवाब के लिए तैयार है और जनता को भी पता है कि अगर जनता के सवालों का समाधान कोई पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी है। जब इस प्रदेश को बनाने में भारतीय जनता पार्टी अपना योगदान दे सकती है, जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश बनाया तो प्रदेश के सवालों का समाधान भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार निकालेगी। अगर आप भू कानून की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने एक सशक्त भू कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन किया है और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये साफ कर दिया कि कोई उद्यान और कृषि के नाम पर यहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकता है। अगर यहाँ पर नकल होती थी, पेपर लीक होते थे, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड इस देश का प्रथम राज्य बना जिसने नकल के खिलाफ सख्त कानून बनाने की यहाँ पर कवायद की और कानून बनाया। तो इसी तरह से हर समस्या का समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी निकाल रहे हैं। जो चूंकि इस वक्त विषय का आ रहा है और स्थानीय मुद्दे थे, उत्तराखंड में सफाई स्वच्छता भी एक स्थानीय मुद्दा था, यहाँ पर गैस सिलेंडर स्थानीय मुद्दा था, यहाँ पर हर चीज मुद्दा थी, यहाँ पर सड़क मुद्दा था। तो सभी मुद्दों का जो हल है भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने भी निकाला, राज्य सरकार ने भी निकाला। अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जब स्वच्छ भारत अभियान की बात मोदी जी ने की तो 12 करोड़ शौचालय यहाँ पर बनाए गए। उज्ज्वला योजना की बात हुई तो 10 करोड़ कनेक्शन बांटे गए। अगर यहाँ पर बात हुई कि जनधन खाते की बात हुई तो 48 करोड़ यहाँ पर नए खाते खुलते हैं जो जनता ने एक बैंक नहीं देखा था और 23 लाख करोड़ रुपए का उसमें लोन इंटरेस्ट फ्री मिलता है। अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करते हैं तो जहां 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज
कॉलेजेस थे, आज 2023 में 700 के लगभग मेडिकल कॉलेजेस हैं। अगर मैं बात करूं कि किसी भी चीज में आप बात कर लें कि यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात कर लूं तो 2014 में 723 यूनिवर्सिटी थी, आज 2023 में बढ़कर 1472 हो चुकी। तो हर चीज में 50% से ज्यादा का ग्रोथ हुआ है। अगर मैं सड़कों की बात करूं तो जहां 91,000 किलोमीटर आशीष जी, नवीन जी की बातों से नहीं लग रहा उत्तराखंड का बहुत विकास हुआ है, विपक्ष खामखाई हाय तौबा करता रहता है। 1.5 लाख किलोमीटर बन गया है। तो बहुत सारे काम है, अगर मैं काम गिनने लगूंगा पूरी बहस आपकी निकल जाएगी। कहने का मतलब है कि 70 आशीष जी अनम्यूट कीजिएगा। मोदी जी का रहा है वो 70 साल में भारी पड़ गया। आशीष जी अनम्यूट कीजिए। दुर्भाग्य है कि इनको अपने काम अपना आप गिनाने पड़ रहे हैं। काम तो इनकी जनता गिनाएगी, इनको इन्होंने क्या क्या काम किया। जनता ने गिनाई तभी तो हमें आदेश दिया, क्या क्या बांट रहे हैं, जनादेश कैसे दिया, कागजों में कितनी, कैसे जनादेश दिया मध्य प्रदेश में, कैसे राजस्थान में दिया, कैसे दिया, इतने जनरल कागज। आप 2022 तक हर किसी को अपना मकान मिलेगा और ऐसा बिल्कुल मिला, बिल्कुल मिला भाई लोग। 3.5 करोड़ आवास बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, 3.5 करोड़ आवास बनाए हैं। आप देख लीजिए, सरकार से आरटीआई मांग सकते, कहने से नहीं हुआ, गाल बजाने से नहीं हुआ। नौटियाल जी, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है तब मैं बोल रहा हूँ, आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूँ, सत्यता के आधार पर बोल रहा हूँ। बात नहीं है, कांग्रेस की तरह हवाई बात नहीं है। आप तो लोकसभा चुनाव लड़े नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस घुटनों के बल आ गई है, घुटनों के बल आ गई कांग्रेस। हरीश रावत जी कांग्रेस को बिल में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, 100 मीटर की यात्रा करके। इस उम्र में 100 मीटर से ज्यादा नहीं चला गया उनका, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कांग्रेस तुम तो चलो तो सही, लेकिन कांग्रेस है कि बिल से बाहर निकलने की आज नहीं कर रही है। खत्म हो चुकी है कांग्रेस, खत्म हो चुकी है। मथुरा दत्त जोशी जी कह रहे थे कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे है, बिल्कुल सही बोल रहे थे। वो हमसे आगे कांग्रेस इसलिए कि हम पीछे से खदेड़ते हुए आ रहे हैं, आपको पीछे से कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी खदेड़ते हुए आ रही है और किनारे कर दिया है। इस देश की जनता के आशीर्वाद से, जनादेश से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को देश से खत्म कर दिया है। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। अरे कहाँ है नौटियाल जी? नवीन प्रशाले जी, कांग्रेस को नवीन प्रशाले जी, ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होगी। एंकर महोदय कुछ बोल रही है, हमको सुन लो पहले। नवीन प्रशाले जी, मैं आपसे कह रही हूँ, आप आशीष जी को कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि एक एक करके बात करिए प्लीज। बोल रहे कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए आपको। कांग्रेस राज में आपने शर्म तो आपको आनी चाहिए। नवीन प्रशाले जी आपको की जा रही है, आप निकल नहीं रहे। रुक जाइए जरा, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं आशीष जी। आशीष जी, लेकिन देखिए कांग्रेस, गुस्सा आता है भारतीय आशीष जी कह चुके हैं। आशीष जी, कांग्रेस बिल के अंदर छुपी हुई है, कांग्रेस निकल नहीं रही है बाहर, कांग्रेस धूप सेक रही है, कांग्रेस ठंड में, पार्टी को तो यही दिखेगा, तानाशाह लोग, इनको तो यही दिखेगा, ठंड में निकलना नहीं चाहती बाहर। कांग्रेस की वो पार्टी है जो जनता के साथ। अच्छा इसलिए आप बताइए, हरीश रावत जी ने 100 मीटर यात्रा की थी नहीं की थी कांग्रेस भवन से गांधी पार्क तक? तो कांग्रेस भवन के बिल में कांग्रेस घुसी हुई है। लोग ये वो लोग हैं जो बेचारा उसका ये अपना अंकिता भंडारी का। अरे नौटियाली कुछ तर्क संगत बातें कर लीजिए, तर्क संगत। आइए काम पर आइए, काम के मुद्दे पर आइए। मीनाक्षी गिरियाल जी, इस बार का चुनाव यूकेडी का क्या रोल होने वाला? देखिए निकाय चुनाव में यूकेडी का तो जाहिर सी बात है कि एक अहम योगदान होगा। पार्टी को देना नहीं आता है। प्रत्यारोप हो गया हो तो आगे बात करें। बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ा सा धैर्य रखिए, यूकेडी के प्रवक्ता को भी जरा सुन लेते हैं। मीनाक्षी जी, उत्तराखंड राज्य का दुर्भाग्य ही है कि कांग्रेस के 19 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस ये कह रही है कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो सड़कों पे हैं। अरे आप विधानसभा में हैं, आप 19 विधायकों के साथ विधानसभा में अपनी आवाज को स्ट्रांग कर सकते हैं। आप बताइए कि क्यों जो भाजपा है इस तरह के तानाशाही क्यों? आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए आप मेरे से बहस करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहस करने वाला मुद्दा नहीं है। हम बात कर रहे थे कि अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे लिए ना मोदी मुद्दा है ना उत्तराखंड की जनता मुद्दा है। ठीक है, मोदी विकास मुद्दा है, मैंने बोला विकास मुद्दा है। विकास जनता का भी मुद्दा नहीं होती है। देखिए जनता का मुद्दा में इश्यू होता है, इश्यू प्रॉब्लम हो सकती है, जनता का भी प्रॉब्लम नहीं होती। पहले नवीन प्रशाले जी बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे आप। नवीन प्रशाले जी बीच में इंटरप्ट करना नहीं चलता है, रुक जाइए। मुद्दा विकास होता है, जनता की समस्या होती है। मुद्दा आप ही की बात रिपीट कर रहे हैं। मुद्दा जनता की समस्या होती है ना। आप इसमें पहले इसको समझिए कि जनता के मुद्दे होते हैं, जनता मुद्दा नहीं होती है। अगर आप चिल्ला सकते हैं तो मैं आपसे दुगना चिल्ला सकती हूँ। नहीं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश नवीन प्रशाले जी, मुद्दा नहीं होती है। लेट हर कंप्लीट फास्ट प्लीज। नवीन जी बर्बाद होगा।
आपने कहा विकास मुद्दा है, लेकिन विकास किसके लिए? उत्तराखंड की जनता के लिए ही तो विकास की बात हो रही है। लेकिन उत्तराखंड की जनता, बेरोजगार बच्चे सड़कों पे बैठे हुए हैं, अंकिता भंडारी जैसी बच्चियां मर रही हैं, क्या उत्तराखंड की जनता वो नहीं है? आप विकास किसके लिए आखिर कर रहे हैं? वो विकास आप सड़कें जो पहाड़ों पे लेके जा रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन जो वहां पे आपदा आ रही है, उससे किसको नुकसान हो रहा है? उससे उत्तराखंड की जनता को नुकसान हो रहा है। आप उन चीजों का टेस्ट करवाते हैं? नहीं। लेकिन आपके लिए सिर्फ विकास एक मुद्दा है। टनल में इतने लोग फंस गए, वो तो चलिए भगवान का शुक्र है कि वो निकल गए, लेकिन अगर वो वहीं मर जाते, वहीं फंस जाते, तो क्या वो उत्तराखंड की जनता नहीं थी? क्या उनके लिए वो नुकसान नहीं था? या ये सोचिए कि जब वो टनल बनने के बाद ये हादसा होता, उसके अंदर कितने लोग मरते। लेकिन आपके लिए सिर्फ विकास मुद्दा है। उत्तराखंड की जनता से आपको कोई सरोकार नहीं है। उत्तराखंड की जनता को बाघ खा रहे हैं, जानवर उनके खेत बर्बाद कर रहे हैं। आएंगे नवीन प्रशाले जी। अब आप बताते हैं कि आप बात करते हैं कि हमने नकल का कानून लेके आए। नकल का कानून, नकल में नाम किसका आ रहा है? भाजपा के हाकम सिंह का। अंकिता भंडारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप ही लोग करते हैं ना, और बेटी बचाओ बेटी के कत्ल में किसका नाम आ रहा है? भाजपा के नेताओं के नाम आ रहे हैं। दूसरी चीज आप बात करते हैं कि हमने जनधन योजनाएं निकाली हैं, उसमें सोचिए कि 60 करोड़ अभी ये जो घोटाला निकल के आया है नगर निगम का, किसका निकल के आया है? अब फिर बात करते हैं कि हमारा मुद्दा सिर्फ विकास है, बाकी बातों पे आप बात ही नहीं करेंगे। तो भाई उत्तराखंड की जनता के बारे में सोच लीजिए। जब भी बात उत्तराखंड की होती है, आप घुमा फिरा के केंद्र की योजनाएं गिनाना शुरू कर देते हैं। उत्तराखंड के बारे में कब बात करेंगे? ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य रहा है कि चाहे जी फटाफट जवाब देंगे। ठीक है नवीन प्रशाले जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड राज्य सर्वोपरि है। राज्य सरकार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं। मैंने कहा कि इस राज्य को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और इसको संवारने के लिए भी, शहीदों के सपनों को का उत्तराखंड बनाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ही कह सकती है। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं, लेकिन काम केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। मीनाक्षी जी, आप इस चीज को समझिए। अगर कोई मुद्दा अगर आता है तो उसको सरकार सुलझा रही है। उत्तराखंड के हर मुद्दे पर सरकार काम कर रही है। उत्तराखंड के हर मुद्दे पर सरकार काम कर रही है। उत्तराखंड के हर मुद्दे पर सरकार काम कर रही है। सरकार ने अपना रिजल्ट दिया है, और इसको देखते हुए जनता ने दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को अपना जनादेश दिया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस जनादेश का सम्मान करते हुए इस राज्य के हित में, इस राज्य के जनता के हित में कार्य कर रही है। क्या राज्य के हित में? ये बिल्कुल राज्य के हित में बिल्कुल नहीं। हमारी सरकार ने कहा है कि 2024 में केवल चिकित्सा क्षेत्र में 10,000 रोजगार निकाल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री, चलिए ठीक है नवीन जी, देखिए नवीन जी, देखना होगा कि इसमें क्या कुछ आगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जनता को जवाब देती है, कैसे कांग्रेस आपके जो किए गए कार्य हैं उनको लेकर कैसे जनता तक जाती है, या नहीं किए गए कार्य जनता तक लेकर जाती है, और यूकेडी निकाय चुनाव में किस तरीके से तैयारी करती है, ये भी देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर और निकाय चुनाव को लेकर। बीजेपी तो तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस कितनी मजबूत और तैयार है, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।